नमस्कार दोस्तों, मैं शिवपूजन प्रसाद। आज से हम नए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है विजुअल आर्ट्स, जिसमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी हिस्ट्री ऑफ आर्ट की नॉलेज देंगे, जिसमें पेंटिंग के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, मीडियम के बारे में, सब कुछ के बारे में जानकारी देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं उस कला के बारे में जहाँ से हमारे इतिहास में एक इतिहास की शुरुआत होती है, जिसको समय के अनुसार क्रमबद्ध एक के बाद एक टाइम पीरियड के अनुसार हमारे इतिहास में चेंजेज आती रहती हैं, जिसमें कई सारी परिवर्तन होती हैं। और इन्हीं परिवर्तनों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और जो भी डाउट होंगे सब उसको हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं हम पहला टॉपिक अपना, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यह एक प्राचीन कांस्य युगीन भारतीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इसका परिपक्व काल था 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी, और इन तीनों में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 ईसा पूर्व पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर, हकड़ा, प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसेन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना भारत सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना गया। सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सरस्वती नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। नामोत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। यह इंदुसा या इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की विभिन्नताओं की वजहों से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रेरणा मिली है। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में से इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित मानते समझा गया, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम अंडुस है।
इंडियन पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल ने 1924 में अंडुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। अब बात करते हैं इसके विस्तार। सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में था। तत्पश्चात इसका विकास दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकान समुद्र तट के सुल्तागेन डोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगतार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुल्तागेनडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1000 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं तो कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के। परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही हैं। इनमें से आधे दर्जनों को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें से 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंजाब का हड़प्पा तथा सिंध का मोहनजोदड़ो। मूल उच्चारण मुअनजोदारो, शाब्दिक अर्थ प्रेतों का टीला या मुर्दों का टीला भी बोला जाता है इसको। दोनों ही स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और अंडुस नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर मोहेंजोदारो से 130 किमी दक्षिण में चन्हुदड़ो स्थल पर था। तो चौथा नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थान पर। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा, शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, तथा हरियाणा के हिसार जिले का बनावली है। इन सभी स्थलों का परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुत कांगेडोर तथा सुरकोतड़ा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक नगर दुर्ग का होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के कठियावाड़, प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों पर भी पाई गई है। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैन को प्राप्त हुई। प्रमुख शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है अभी इस समय। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान लड़काना जिला में है। लोथल गुजरात भारत में। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में भारत में। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में, ये भी भारत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सुत कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो पाकिस्तान। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में। हिंदुकुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में। सोर्तुगोई, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं। मुंदी गाग जो महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न शहर हैं: गुजरात, लोथल, सुरकोटड़ा, रंगपुर, रोजी, मालवद, देसूल, धौलावीरा, प्रभातपट्टन, भगतराव। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विसन्य थे, यानी सब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे।
ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्राचीन स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकाल कर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक निर्गम आउटलेट है जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 1.5.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के चबूतरे पर 2 में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा तथा 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.1251 मीटर है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दलहनी होती थी। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी मिले हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक जाता, जहां इनके नीचे मोरियां यानी नालियां बनी थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। अब आते हैं इनकी आर्थिक जीवन। जैसा कि हमने ऊपर देख लिए हैं कि इनकी जो नगरीय योजना थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, जो आज के भी समय से भी काफ़ी अच्छी थी। कहीं कहीं हम इस तरह के जो देखते हैं नगर योजना, वो अभी भी आज हमारे कहीं भी कई सारे गाँवों में इस तरह की नगर योजना देखने को नहीं मिलती है। आज जो हमारा नगर योजना जो विकास हुआ है, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, जहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बात करते हैं इनकी आर्थिक जीवन की। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। कृषि एवं पशुपालन आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थी, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंट की दीवार इंगित करती है। बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जौकूट हल रेखा मिले हैं। उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोतते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। ये 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उत्तम किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे।
सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडन कहने लगे। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों की हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था। पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। यह लोग दूध, मांस, उनके कृषि के कार्य और भार ढोने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। यह लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुअर, बकरी व मुर्गियां पाला करते थे। इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोग तांबा, खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त करते थे वह सोना दक्षिणी भारत से प्राप्त करते थे। उद्योग धंधे। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था, उसका विदेशों में भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इसे लोहे का ज्ञान नहीं था। व्यापार। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, मृग मुद्रा, एक रूप लिपि और मानकीकृत ताल माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के मतलब रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान, भारत से व्यापार करते थे। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली है, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी इनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। अब बात करते हैं इनकी राजनीति। इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानगारों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा, पर इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि यहाँ के शासन कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था। लेकिन अगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। धार्मिक जीवन। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसीलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती की उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और इसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु नदी के लोग उस कुएं को जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शव जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के क्षेत्र भी मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ के देवता थे, जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन एवं बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातात्विक वेदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। मार्शल आदि कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा किया करते थे, पर अभी तक केवल बृहत
स्नानागार या विशाल स्नानागार ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना गया है। जैसे आज हिंदू गंगा में नहाने जाते हैं, वैसे ही सैंधव लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। शिल्प और तकनीकी ज्ञान। मोहनजोदड़ो में पाई गई एक मूर्ति कराची के राष्ट्रीय संग्रहालय से। दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में बात करते हैं। दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के तरह की कई वस्तुएं मिली हैं, उनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1280 इत्यादि का उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनमा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनमा। अवसान। यह सभ्यता मुख्यतः 1600 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रही। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता पहले अंतिम चरण में हंसोन्मुख थी। इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदाड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से 16 नर कंकाल मिले हैं, जो आक्रमण, आगजनी। चित्रदीर्घा। यहाँ के हम कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में स्थित एक कुआं और स्नान घर, एक बैल की मूर्ति। दोस्तों, अब ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक विस्तृत जानकारी हो गई। अब हम इसके जो केंद्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो बना सकें। ओके, धन्यवाद।